Bismillahirrahmanirrahim. Now we are starting our second lecture on the topic of statistical interpretation in our research data and the research data and how to manage it. We have already discussed the interval estimation and how we can calculate the equation of कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है और उसका जो है 95% पे क्या होगी वैल्यू टू टेल की और वन टेल की जो एंड वी हैव ऑलरेडी discuss about it that most of the time in biological studies or pharmaceutical studies we use 95% confidence interval. Now confidence interval for mean, how we can calculate the confidence interval for mean. The formula is standard error of mean is equal to SD under root upon under root n, and confidence interval for mean. What is 95? The question is that what is 95% confidence interval for the mean age of population given the following sample statistics. Like mean age is for the population is 64.5 years. Standard deviation of the age is 10.2 years and sample size is 100. Now we will apply this formula here and we will put down here standard deviation value 10.2 and with that is 100. Once we calculate that is 1.02. Now critical value is 1.96, as we have already seen here that for the two-tailed or non-directional it is 1.96 and most of the time we do two-tailed or non-directional. So we will put here critical value 1.96. Here we will have a mean value as we have seen already here in the formula that here we will put down the point estimate which is mean in this case, and here plus minus 1.96 critical value and the standard error of mean, that is 1.02, and then one time we will add this value plus like this 64.5 plus 1.96 into 1.02. This is called upper bound or upper limit 66.5 years, and one time we will minus this value minus 1.96 into 1.02 lower bound, and this is 62.5 years. So 95% confidence interval is 62.5 to 66.5 year. Means that what is its interpretation. Now this is most important. ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है. इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है जहाँ से भी ये सैम्पल 100 का लिया गया है, इसकी जो पॉपुलेशन की जो मीन एज होगी वो 62.5 ईयर से लेके 66.5 ईयर के दरमियान में आएगी. यानी ये कॉन्फिडेंस है. वी आर 95% श्योर कि जो हमारी पॉपुलेशन होगी उसकी अगर मीन निकाला जाएगा, जितनी बार भी हम मीन निकालेंगे तो उसका एज का जो मीन निकालेंगे पॉपुलेशन का, जितनी बार हम सैंपल लेके तो मीन जो है वो 62.5 से 66.5 ईयर्स के दरमियान आएगा. और हम इसको एक तरह से और भी कह सकते हैं, अगर हमने किसी पॉपुलेशन से ये चेक किया हुआ है और जब भी हम उस पॉपुलेशन की मीन एज निकालेंगे तो 100 में से 95 की एज मीन एज इसी के दरमियान में आएगी, 62.5 से लेके 66.5. 5% या 100 में से 5 ऐसे हो सकते हैं जिनकी वैल्यू इससे बाहर हो, लेकिन वो हो सकते हैं. बट वी आर 95% श्योर के इतनी ही मीन वैल्यू आएगी. तो ये है इसकी इंटरप्रिटेशन. तो अगर हमें मालूम करना हो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल और हम मीन मालूम कर रहे हो तो हमें ये साबित करना हो कि हमारी जो स्टैटिस्टिक्स है वो सही है, तो हम इसके ज़रिए भी मालूम कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो सही है, एग्जैक्ट उसके दरमियान है या नहीं है. नाउ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर प्रपोर्शन, that is called standard error for proportion is equal to P1 minus P upon N is equal to, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट पी क्यू अपॉन एन. ओके. नाउ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर प्रपोर्शन. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले ली गई है. व्हाट इज 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द, अब यहाँ पे 95% के बजाय 99% लिया, फॉर द प्रपोर्शन ऑफ एडल्ट टेकिंग एटलीस्ट वन मेडिकेशन गिवन द फॉलोइंग सैम्पल स्टैटिस्टिक्स. सैम्पल प्रपोर्शन 75% मीन्स 0 p इज इक्वल टू 0.75, तो q 0.25 हो जाएगा, लाजमी बात है. ठीक है ना, 1 माइनस पी होता है क्योंकि q.
सैम्पल साइज n इज इक्वल टू 400, तो इसको हमें करना है 99% पे। नाउ फार्मूला अप्लाई किया, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन p इंटू क्यू अपॉन n, p 0.75 एंड q 0.25 एंड n 400, द आंसर इज 0.022। अब क्या किया, क्रिटिकल वैल्यू इसकी होगी 2.58। वो क्यों होगी कि अगर हम पिछली स्लाइड्स में जाके देखें तो वो हमारे पास जो 99% की है तो वो है 2.58, दैट इज़ वाई इट इज़ 2.58। तो हमने ये क्या किया कि यहाँ पे हमने जो है वो जो सेंट्रल वैल्यू है वो रखी, यानी पॉइंट एस्टिमेशन वो रखा, प्रपोर्शन में है। उसके बाद फिर क्रिटिकल वैल्यू रखी प्लस माइनस, और फिर जो हमने सैम्पल प्रपोर्शन का कैलकुलेट किया था, स्टैंडर्ड एरर हमने निकाला था 0.022, वो हमने यहाँ एज पर फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब अगेन वी विल डू सेम, हम एक दफ़ा इस टोटल वैल्यू, इस वैल्यू को जो है वो इससे प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे, ताकि अपर बाउंड यानी अपर लिमिट और लोअर बाउंड या लोअर लिमिट आ जाए। तो अपर बाउंड इस कैलकुलेशन के बाद आ रही है 0.807 और लोअर बाउंड आ रही है 0.693। मीन्स कि क्या है, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या कह रहा है, 69.3% से लेके 80.7% तक। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि what is the 99% confidence interval for the proportion of adult taking at least one medication given the following sample statistics। यानी जो पॉपुलेशन होगी उसमें जब भी हम सैंपल चेक करेंगे एडल्ट का, तो 69% से लेके 80% के दरमियान, यानी 69.3% से लेके 80.7% के दरमियान पॉपुलेशन आएगी जो कि एट लीस्ट वन मेडिकेशन वो ले रही होगी। तो ये जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर प्रपोर्शन कैलकुलेट करने का तरीक़ाकार होगा। इससे हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स भी लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे, इससे और इससे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन के दोनों से, वो हम आगे चल के बात करेंगे कि ये हमारे लिए, ये हमने भी क्यों समझा है, क्यों सीखा है, ये हमें क्यों आना चाहिए, बीइंग ए फार्मास्यूटिकल रिसर्चर, बीइंग ए बायोलॉजिकल साइंटिस्ट, वो हमें आगे चल के समझ आएगा। अभी आप ये सिर्फ इस बात पे फोकस करें कि ये कैलकुलेट किस तरह से हुआ और इससे क्या रिजल्ट आपके सामने निकल के आ रहा है और इससे आप क्या इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं। कि वहाँ पे जैसे एज की बात की थी, यहाँ पे हमने ये बात की है कि कितने % लोग जो होंगे एटलीस्ट वन मेडिकेशन जो है वो एडल्ट ले रहे होंगे, और हम 99% श्योर हैं कि, या ये कह लीजिए कि अगर हम पॉपुलेशन में से 100 लोग लेंगे तो 100 में से 99 ऐसे होंगे कि जिनकी प्रोबेबिलिटी मेडिकेशन लेने की इतनी है, 69.3% से लेके 80.7% तक, जबकि 1% चांस है कि वो ना हो ऐसा, यानी चांस ऑफ एरर हम दे रहे हैं। नाउ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन, यानी प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन क्या है, वही बात जो मैंने अभी बताई थी, अब यहाँ पर हम फिर फॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं। इन कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन, वो जो पहले वाली थी मीन एज वाली, we are 95% confident that the population age lies in a range of 62.5 years to 66.5 years। यानी हम 95% कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी पॉपुलेशन की जो एज होगी वो 62.5 ईयर से लेके 66.5 ईयर के दरमियान लाए करेगी। इसी तरीके से अपर एंड लोअर बाउंड बेस्ड इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि मीन एज इज 64.5 ईयर्स, क्योंकि देखें अगर हम उस पर इसी स्लाइड पर दोबारा जाएं तो यहाँ पे मीन एज क्या आती है 64.5 ईयर्स। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, मीन एज इज 64.5 ईयर्स while 95% confident that the true mean age in population could be as high as 66.5 years or as low as 62.5 years। यानी हम 95% श्योर हैं कि वैसे तो मीन एज 64.5 ईयर आ रहा है, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन को इंडिविजुअल को देखेंगे तो मैक्सिमम एज जा सकती है मीन एज 66.5 ईयर्स तक और मिनिमम एज जा सकती है 62.5 ईयर्स तक की, लेकिन ये इसके अंदर ही रहेंगे। तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करेंगे, क्योंकि इन रिसर्च वी डेवलप डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। वो हाइपोथेसिस हम कैसे डेवलप कर सकते हैं या हाइपोथेसिस क्या होते हैं वो हमारे रिसर्च के हवाले से, और फिर उस पर स्टैटिस्टिक्स कैसे अप्लाई होती है वो हम समझना शुरू करेंगे। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस इन एन इनडायरेक्ट मैनर
मीन्स के कोई बहुत ज़्यादा इन डेप्थ आप कैलकुलेशन में ना जाएं, सिंपल स्टैटिस्टिक्स लगा के उससे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करें, यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले फॉर्मली इट इज़ नल हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंस टेस्टिंग, हम इसको कहेंगे नल हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंस टेस्टिंग। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, एक बात याद रखिएगा, इन मोस्ट ऑफ द केसेस नल हाइपोथेसिस इज कंसिडर्ड एज नल हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी अब वो दो वेरिएबल क्या है, ड्रग, लाइक फॉर एग्जांपल ड्रग 1 ड्रग 2, यानी नल हाइपोथेसिस ये कहेगा कि दोनों ड्रग में कोई डिफरेंस नहीं है। सपोज दैट ड्रग 1 इज ए न्यू एक्सपेरिमेंटल ड्रग एंड ड्रग 2 इज ओल्ड एस्टैब्लिश्ड गोल्ड स्टैंडर्ड ड्रग, तो दोनों को कंपेयर करना है। अब न्यू ड्रग को कंपेयर करना है कि उसका इफेक्ट ओल्ड ड्रग के मुकाबले में कैसा है, उसी के जैसा है या उससे बेहतर है। तो अब हम नल हाइपोथेसिस हमारा क्या होगा इस केस में, या इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस में, कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन न्यू ड्रग एंड ओल्ड ड्रग, दिस इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। या दूसरे मानों में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन बोथ ड्रग्स, तो दैट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। जबकि इसका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा कि यस देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या होंगे, मस्ट हैव डेक्लेरेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन, या तो कोई सेंटेंस होगा, जैसे मैंने अभी बताया कि नल हाइपोथेसिस हमारा क्या है कि डेक्लेरेटिव सेंटेंस, कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन बोथ ड्रग, मीन्स ड्रग 1 एंड ड्रग 2, ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन फॉर्म में भी हो सकता है, देयर में बी और द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस दैट द ड्रग 1 may have equivalence to the drug 2, क्वेश्चन फॉर्म में भी हो सकता है। डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, और दोनों के दरमियान रिलेशनशिप होनी चाहिए, लाइक दोनों जो है वो ड्रग ही हैं। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे वेरिएबल्स के दरमियान हम चेक कर सकते हैं कि दोनों वेरिएबल के दरमियान जो है कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है या नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, हायर द डोज हायर द फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट, higher the dose higher the pharmacodynamic effect, lower the dose lower the pharmacodynamic effect। अब ये चेक करना है कि डोज का फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट से क्या ताल्लुक है, क्या ये सिग्निफिकेंट है रिलेशनशिप दोनों के दरमियान डोज और इफेक्ट की, या नॉन सिग्निफिकेंट है। नाउ टेस्टेबल बाय एम्पेरिकल मीन्स, और ये टेस्टेबल हो एम्पेरिकल मीन्स से, यानी एम्पेरिकल फार्मूले से, जो सादे फार्मूले हैं, सिंपल फार्मूला जो हम अप्लाई कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में, उससे ये डिटरमिन होने चाहिए। नाउ टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होगा, जनरली फॉर्मुलेटेड एज स्टेटिंग नो रिलेशनशिप और नो डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल, जैसे मैंने अभी बताया कि दोनों वेरिएबल के दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं है और कोई रिलेशनशिप नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, हमने ये कहा कि हायर द डोज हायर द इफेक्ट, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द डोज एंड इट्स इफेक्ट, ये कहलाएगा नल हाइपोथेसिस, कि यानी डोज हम कुछ भी करें उससे कोई इफेक्ट पर फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहलाएगा रिलेशनशिप। या हम उससे भी कह सकते हैं कि ड्रग 1 इज नॉट डिफरेंट टू द ड्रग 2, यानी दोनों ड्रग में कोई डिफरेंट नहीं है उनके इफेक्ट में। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, उसका अपोजिट होगा, स्टेटेड अपोजिट टू द नल हाइपोथेसिस। लाइक फॉर एग्जांपल, इस केस में हम क्या लें, दोनों का एग्जांपल अगर हम फिर ले लेते हैं कि देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन डोज एंड इट्स इफेक्ट, डोज और उसके इफेक्ट में रिलेशनशिप है। इसी तरीके से दूसरा हम हाइपोथेसिस क्या ले सकते हैं कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ड्रग 1 एंड ड्रग 2, लाइक वो हम किसी भी फिर सूरत में ले सकते हैं कि ड्रग 1 इज बेटर देन ड्रग 2, तो यह हमारा जो होगा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बन जाएगा, क्योंकि डिफरेंस तो आ रहा है ना, जब हम कह रहे हैं ड्रग 1 इज बेटर देन ड्रग 2, या वाइस वर्सा हो सकता है ड्रग 2 इज बेटर देन ड्रग 1, तो ये डिफरेंस, तो इसका मतलब है दोनों, हम ये क्लेम कर रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारा ये होगा। तो नल हाइपोथेसिस क्या है, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो रिलेशनशिप। ऑल्टरनेट क्या है, यस देयर इज रिलेशनशिप, यस देयर इज डिफरेंस, दोनों पॉसिबिलिटीज मुमकिन हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमें सही हाइपोथेसिस जनरेट करना होगा अपनी जो रिसर्च है उसके हवाले से। नाउ एरर्स
इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एरर क्या आ सकते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे? इसमें हमारे पास दो तरह के एरर हैं। टाइप 1 एरर जिसको हम अल्फा एरर भी कहते हैं, दूसरा है टाइप 2 और बीटा एरर जिसको हम बीटा एरर भी कहते हैं। अल्फा एरर एंड बीटा एरर। अब ये है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, यानी होना ये चाहिए था कि नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू था, उसको एक्सेप्ट होना चाहिए था, लेकिन रिजेक्ट हो गया। ठीक है, यानी हाइपोथेसिस इज ट्रू, नल हाइपोथेसिस ट्रू, यानी अगर हम ये क्लेम कर रहे हैं कि नो रिलेशनशिप या नो डिफरेंस, तो यही आना चाहिए। ठीक है, यानी इस टेस्ट के बाद यही प्रूव होना चाहिए कि नो रिलेशनशिप है या देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स। लेकिन हुआ क्या कि वो रिजेक्ट हो गया, और रिजेक्ट होने के बाद आपको ये कह रहा है कि देयर इज अ डिफरेंस और देयर में बी ए रिलेशनशिप है या डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या हुआ, एक्चुअली रॉन्गली रिजेक्ट हो गया है नल हाइपोथेसिस। तो दिस टाइप ऑफ एरर सम टाइम अकर इन द स्टडी। तो इसको अवॉइड करना होगा। इसको अवॉइड कैसे करेंगे, इससे हम कैसे बच सकते हैं, वो हम अभी बात करेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एरर ऑफ एंजाइटी। एरर रेट मस्ट बी डिस्क्राइब लाइक 1%, 5%, 10%, वही जो हमने कॉन्फिडेंस के हवाले से बात की थी कि अल्फा 0.01 या 0.05 या 0.010। एक्सेप्टेबल टाइप एरर इज ऑल्सो रेफर टू एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हमने बात की थी, जो हमने पिछली स्लाइड्स में बात की थी कि 95% कॉन्फिडेंस या 90% कॉन्फिडेंस, ये जो हमने इस स्लाइड में बात की थी कि हम लेंगे कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 90%, 95%, 99%, ये हमारा होगा जो कि एरर को, टाइप 1 एरर को, या ये कह लीजिए कि हमारे इस एरर को जो कि अल्फा एरर है, इसको मिनिमाइज करेगा या डिस्क्राइब करेगा। तो इसलिए ये जो हो एक एक्सेप्टेबल टाइप 1 एरर हो, या जैसे मैंने बताया था कि हम मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल स्टडीज़ में 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखते हैं, यानी अल्फा इज इक्वल टू 0.05 मीन्स 95% वी कीप इन आवर डेटा कि ये हमारा डेटा जो है ये वो जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं वो उस हाइपोथेसिस को सही साबित करेगा। तो ये इससे हम टाइप 1 एरर को अवॉइड कर सकते हैं। नाउ टाइप 2 एरर और बीटा एरर, ये क्या, ये इसकी अपोजिट है। फेलिंग टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स। यहाँ पे हमने ये कहा था कि नल हाइपोथेसिस ट्रू था लेकिन रिजेक्ट हो गया, रॉन्गली रिजेक्ट हो गया। यहाँ क्या है कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स था लेकिन रॉन्गली एक्सेप्ट हो गया, यानी रिजेक्ट टू नल, फेलिंग टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, यानी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होना चाहिए था लेकिन वो एक्सेप्ट हो गया। यानी वो ये कह रहा है कि देयर इज नो डिफरेंस, जबकि देयर इज डिफरेंस इन बिटवीन बोथ वेरिएबल, दोनों वेरिएबल के दरमियान डिफरेंस है। तो अगर इस तरह का एरर हमारी स्टडी में आ रहा है तो दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड टाइप 2 एरर और बीटा एरर। हाउ यू कैन चेक, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आप कैसे चेक करेंगे। इसको चेक करने का तरीका ये है कि एक तो ये कि स्टैटिस्टिकल पावर इज कॉन्सेप्ट क्लोजली रिलेटेड टू टाइप 2 एरर। इसके जरिए आपको स्टडी की पावर देखनी पड़ेगी कि स्टडी की पावर कितनी है। Typical values for type 2 error rate are 20%, 10% with power of 80%, 90% respectively. That is power is equal to और P is equal to 1 माइनस, पावर को कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। कैपिटल P से स्टडी में जो लिखा होगा वो पावर होगी और स्मॉल p से प्रोबेबिलिटी वैल्यू यानी P वैल्यू रिप्रेजेंट की जाती है। अक्सर ऑथर क्या करते हैं कि कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू को यानी P वैल्यू को, जो कि रॉन्ग है स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज रॉन्ग। आपको अगर पावर लिखनी है वो कैपिटल P में रिप्रेजेंट होगी और जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है यानी P वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंस जो होती है वो स्मॉल p में रिप्रेजेंट की जाती है। तो अभी वो ये कह रहे हैं कि टाइप 2 एरर जो है वो 10 to 20% एक्सेप्टेबल होता है, यानी स्टडी की पावर 80 to 90% हो तो वो एक अच्छी स्टडी कहलाएगी, यानी उस स्टडी में जो है वो जो है एरर के चांसेस आपने बहुत कम कर दिए। देखिए 100% तो आप नहीं कर सकते पावर, उसकी वजह ये है कि अगर आप 100% पावर करने जाएंगे तो आपको इतना बड़ा सैंपल साइज चाहिए, इतना बड़ा सैंपल साइज चाहिए कि फिर उसकी स्टडी के
एक्सपेंसेस बियर करना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा, यानी बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा होगा, जो कि किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। लिहाजा इसको आपने क्या करना है कि मैक्सिमम पे रखना है, बिल्कुल ज़ीरो पावर को नहीं कर सकते। The important point is that errors can be minimized by appropriate sample size of the study, यानी टाइप 2 एरर जो है या कुछ हद तक टाइप 1 एरर भी, दोनों एरर को अगर आपने मिनिमाइज करना है तो उसका सही तरीका ये है कि आपकी स्टडी का सैम्पल साइज अप्रोप्रिएट हो, कैलकुलेटेड हो, जो कि सही सैम्पल साइज की रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि स्टडी में एरर के चांसेस ना आए। तो ये है वो एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग जिनको आपने अवॉइड करना है। सिंपल इज दैट टाइप 1 एरर आप कैसे कर सकते हैं, आपने अल्फा लेवल सही लिया है। मोस्ट ऑफ द केसेस इन बायोलॉजिकल स्टडी आप लेंगे अल्फा 0.05, पावर आप रखेंगे स्टडी की 80 to 90%, और जो सैम्पल साइज होगा उसको आप कैलकुलेट करेंगे सैम्पल साइज कैलकुलेट करने के फार्मूले से, जो कि दो फार्मूले हैं, प्रिसीजन एनालिसिस टेक्निक और दूसरा पावर एनालिसिस टेक्निक। तो उससे आप कैलकुलेट करेंगे, वो हम बाद में चल के डिस्कस ज़रूर करेंगे कि ये दोनों टेक्निक क्या हैं, कैसे आप कर सकते हैं, इनके क्या फार्मूले हैं। वो हम डेफिनेटली जब सैम्पल साइज एनालिसिस पे बात करेंगे तो वहाँ पर हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सैम्पल साइज ऑफ द स्टडी आपने डिटरमिन करना होगा। तो अगर आप ये सैम्पल साइज ऑफ स्टडी बिल्कुल सही डिटरमिन करेंगे तो फिर ये एरर स्टडी में आपके मिनिमाइज हो जाएंगे और आपकी स्टडी क्वालिटी की स्टडी हो जाएगी, एक अच्छी क्वालिटी की स्टडी कंसिडर की जाएगी। जैसे मैंने ये बताया कि आप 0% एरर नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्टडीज़ जो होती हैं ये ह्यूमन कंडक्ट करते हैं। इसमें ख़ास तौर से जब क्लिनिकल स्टडीज़ होती हैं तो उसमें ह्यूमन इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो एज ए पार्टिसिपेंट्स हों, चाहे वो वॉल्टियर हों, किसी भी तरह से हों। तो थोड़ा बहुत एरर का चांस एनवायरनमेंट की वजह से, ह्यूमन की वजह से वो कुछ ना कुछ रहता है, जिसको हम बाज़ दफ़ा कन्फाउंडर भी कहते हैं। नाउ फर्दर अगर हम इसको डिस्कस करें एग्जाम्पल्स ऑफ एरर को, तो ट्रू एफिकेसी ऑफ ड्रग की अगर हम बात कर रहे हैं, नाउ रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी, यहाँ पे हम इसी को और फर्दर डिस्कस करते हैं। हमें क्या करना है, कंक्लूड ड्रग रिड्यूस एलडीएल, एंड दूसरा क्या है, यानी नल हाइपोथेसिस क्या है कि कंक्लूड द ड्रग डिड नॉट रिड्यूस एलडीएल। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, कंक्लूड द ड्रग रिड्यूस एलडीएल। ठीक है, ये हमारा नल हाइपोथेसिस है, ठीक है, कि द ड्रग डिड नॉट रिड्यूस द एलडीएल, और ये हमारा वो है अल्टरनेट हाइपोथेसिस कि दैट ड्रग रिड्यूस द एलडीएल। अच्छा, अब क्या है, ड्रग डज नॉट रिड्यूस एलडीएल, ठीक है, एच नॉट, ये अच्छा ये हमें कंक्लूड करना है, और ये है हमारा नल हाइपोथेसिस, और ये है जो होगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ड्रग डज नॉट रिड्यूस एलडीएस एंड ड्रग रिड्यूसेस द एलडीएल, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब क्या है कि ड्रग डज नॉट रिड्यूस द एलडीएल एंड एच नॉट इज ट्रू। इनकरेक्ट कंक्लूजन, अगर आप इन कंक्लूजन पे आए तो दिस इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर करेक्ट कंक्लूजन पे आए तो जो है वो मीन्स के, यानी बेसिकली क्या है कि ड्रग डज नॉट रिड्यूस एलडीएल एंड हमने कंक्लूड किया क्या किया कि कंक्लूड द ड्रग रिड्यूस एलडीएल, तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट कंक्लूजन। ठीक है, हम यहाँ कह रहे हैं ड्रग डज नॉट रिड्यूस एलडीएल और हमारा कंक्लूजन आया ड्रग डिड नॉट रिड्यूस एलडीएल, ये करेक्ट कंक्लूजन है, इसका मतलब है एरर नहीं है। यहाँ पे क्या है, ड्रग रिड्यूसेस द एलडीएल, ठीक है, और कंक्लूड ड्रग रिड्यूसेस द एलडीएल, तो फिर करेक्ट कंक्लूजन है। ठीक है, लेकिन अगर ड्रग जो है हम कह रहे हैं कि रिड्यूस द एलडीएल लेकिन वो नहीं करती, ठीक है, और हम कंक्लूड ये कर रहे हैं कि डिड नॉट रिड्यूस द एलडीएल, देन दिस इज कॉल्ड इनकरेक्ट कंक्लूजन, दिस इज कॉल्ड टाइप 2 एरर और बीटा एरर। यहाँ पे जो है वो बीटा एरर कहलाएगा, यहाँ पे टाइप 1 या अल्फा एरर कहलाएगा। एनीवे, जो भी टाइप का एरर है इसको आपने मिनिमाइज करना है बाय एप्रोप्रिएट सैंपल साइज। जब आपका सैंपल साइज सही होगा तो फिर ये एरर भी नहीं आएगा। नाउ टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट। अब एक जो तस्करा आया था वहाँ पे नॉन डायरेक्शनल टेस्ट एंड डायरेक्शनल टेस्ट, इस पर हम बात कर लेते हैं। नॉन डायरेक्शनल टेस्ट मीन्स 2 साइडेड और 2 टेल टेस्ट। ठीक है, ये 2 टेल भी था। इसमें हम क्या चेक कर सकते हैं, टेस्ट ऑफ डिफरेंस के मीन्स दो ड्रग के दरमियान डिफरेंस है कि नहीं है, टेस्ट ऑफ इक्विवेलेंस यानी दोनों ड्रग सेम है या नहीं है, डिटरमिन इन विच डायरेक्शन द डिफरेंस इज, या अगर डिफरेंस है भी तो वो किस डायरेक्शन में है, कि मीन्स ज़्यादा है या कम है। डायरेक्शनल टेस्ट क्या होगा, दिस इज कॉल्ड 1 साइडेड और 1 टेल,
दिस इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ सुपीरियरिटी, यानी ये हमेशा यही होगा, हम ये कहेंगे कि द ड्रग इज बेटर देन द अदर ड्रग। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कह रहे थे कि द ड्रग वन इज डिफरेंट फ्रॉम द ड्रग टू, यहाँ पे हम कह रहे हैं ड्रग वन इज बेटर देन सुपीरियर देन द ड्रग टू। यहाँ क्या है, टेस्ट ऑफ इंफीरियरिटी मीन्स द ड्रग वन इज नॉन इंफीरियर टू ड्रग टू, दिस इज कॉल्ड इंफीरियरिटी स्टडी। यहाँ पे क्या होगा, डिटरमिन वेदर देयर इज ए डिफरेंस इन प्री स्पेसिफाइड डायरेक्शन, कोई डिफरेंस पहले से जो हमने यहाँ पर डायरेक्शन दी हुई है कि सुपीरियर या इंफीरियर उस किसी डायरेक्शन में है या नहीं है, कि यानी उससे बेहतर या उससे कमतर है या नहीं है, तो वो जो होगा वो डायरेक्शन हमें बिल्कुल जो है वो क्लियर होगी। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डायरेक्शनल टेस्ट। ना यहाँ पे हम थोड़ा सा और इसको डिस्कस कर लेते हैं नॉन डायरेक्शनल टेस्ट को, कि नॉन डायरेक्शनल टेस्ट क्या है। अगर हम डिफरेंट टेस्ट ऑफ टाइप यानी टेस्ट ऑफ डिफरेंस, हम क्या चेक करना चाह रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल पर्पस, डिटरमिन इफ मीन्स फॉर ग्रुप वन एंड ग्रुप टू आर डिफरेंट, यानी ग्रुप वन और ग्रुप टू के मीन में डिफरेंस है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस लिया, मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप माइनस मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप इज इक्वल टू जीरो, यानी ये नल हाइपोथेसिस हो गया आपका कि दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि नल हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस होता है। ठीक है ना, हम क्या मालूम कर रहे हैं, डिटरमिन मीन्स फॉर ग्रुप वन एंड ग्रुप टू आर डिफरेंट। ठीक है, ये हमारा हाइपोथेसिस है, क्या डिफरेंट है, तो नल हाइपोथेसिस बना मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप माइनस ऑफ मीन ऑफ टू ग्रुप, जब अगर डिफरेंस नहीं होगा तो आंसर इज जीरो। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज इक्वल टू मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप, यानी दोनों सेम है, इक्वल है। ऑल्टरनेट इसके अपोजिट होगा कि जो है मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज इक्वल टू मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जीरो नहीं है, डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, या मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज नॉट इक्वल टू मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, नाउ असेसमेंट टू साइडेड टेस्ट, डिटरमिन जीरो इज कंटेन्ड इन द वन माइनस अल्फा कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस इन मीन, यानी जब आप कॉन्फिडेंस इंटरवल वाले फॉर्मूले से चेक करेंगे तो अगर उसमें जीरो आ रहा है तो फिर इसका मतलब है नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो लिमिट है उसमें जीरो नहीं आ रहा, ठीक है, और वो उससे बाहर जा रही है जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो फिर इसका मतलब है कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, यानी देयर इज ए डिफरेंस। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच। ये और फर्दर अभी क्लियर हो जाएगी आगे चल के जब हम एग्जाम्पल्स के साथ इसके टेस्ट करेंगे। इसी तरीके से इक्वलेंस, डिटरमिन इफ मीन्स ऑफ ग्रुप वन एंड ग्रुप टू आर प्रैक्टिकली इक्वलेंट, दैट इज विद इन एक्सेप्टेबल डिफरेंस, यानी ग्रुप वन और ग्रुप टू के जो मीन है, यानी सपोज दैट ग्रुप वन और ग्रुप टू के मीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ग्रुप वन ड्रग वन ले रहा था, ग्रुप टू ड्रग टू ले रहा था, तो ये कह रहे हैं दोनों से जो इक्वलेंट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिडक्शन है। तो नल हाइपोथेसिस क्या आया, मीन वन इज माइनस मीन टू इज इक्वल टू और इक्वलेंट। ठीक है, आर इक्वलेंट। ठीक है, तो ग्रेटर देन और इक्वलेंट। ठीक है, तो ये आया, जबकि ऑल्टरनेट क्या आया, मीन वन माइनस टू का डिफरेंस लेस देन इक्वलेंट, यानी इक्वल नहीं है। ठीक है, नाउ हेयर डिटरमिन if the 1 minus 2 alpha means confidence interval for the difference lies completely within the equivalence interval or conducted two one-sided test means दो one-sided test conduct किए गए 1 minus 2 alpha के फॉर्मूले को अप्लाई करके। ठीक है, तो ये जो होगा वो यानी हाफ हो जाएगा, 0.025 हो जाएगा, उस पर अप्लाई करेंगे दोनों साइड पर। ये कैसे होगा वो फिर हम अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे जब हम उसको जो है वो टेल को जो है वो ग्राफ की देखेंगे, तो उसमें हम ये चेक करेंगे कि ये इक्वलेंट है या डिफर कर रहे हैं। नाउ डायरेक्शनल टेस्ट, अब अगर हम डायरेक्शनल टेस्ट की बात करें तो इसमें हमारे पास दो हैं, सुपीरियरिटी टेस्ट एंड नॉन इंफीरियरिटी टेस्ट। सुपीरियरिटी टेस्ट क्या है, डिटरमिन इफ द ग्रुप वंस मीन इज ग्रेटर देन द ग्रुप टू मीन्स, या हम ये कह लीजिए कि ड्रग वन इज सुपीरियर और ग्रेटर देन इफेक्ट देन द ड्रग टू। तो यहाँ क्या होगा, मीन वन, मीन ऑफ फर्स्ट ड्रग, मीन रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर ऑफ फर्स्ट ड्रग माइनस मीन रिडक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ सेकेंड टू इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, या मीन वन, मीन रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर इज लेस देन और इक्वल टू मीन टू, क्योंकि मीन वन जो ये ग्रेटर है, ठीक है, ग्रेटर देन दिस वैल्यू।
नाउ इसमें क्या होगा कि मीन वन, यहाँ पे हम लेस देन इक्वल की बात कर रहे हैं, ऑल्टरनेट होगा ग्रेटर देन, कि मीन वन और मीन टू जो होंगे दोनों के जो ड्रग के मीन रिडक्शन है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी मीन वन इज़ बेटर, और मीन वन इज़ ग्रेटर देन मीन टू, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मीन ऑफ फर्स्ट ड्रग इज़ ग्रेटर देन मीन ऑफ सेकेंड ड्रग। इट इज़ ट्रेडिशनल वन साइडेड टेस्ट है। यूज़ द वन टेल क्रिटिकल वैल्यू, कैलकुलेट द अपर बाउंड ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब ये देखेंगे कि अपर बाउंड कहाँ आ रही है और कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा कहाँ आ रहा है। तो मीन को हम देखेंगे कि मीन की वैल्यू जो है वो फर्स्ट इस ड्रग की यानी ग्रुप वन की किधर आ रही है, जब हम उसको कह रहे हैं कि वो जो है वो बेहतर है। अगर वो कॉन्फिडेंस इंटरवल के बाहर है तो फिर वो ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है, यानी ये प्रूव हो रहा है कि ड्रग वन जो है उसका मीन रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर इज़ ग्रेटर दैन द मीन रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर फ्रॉम द ड्रग टू। और अगर वो जो है वो उसके अंदर ही आ रहा है, कॉन्फिडेंस लिमिट के दरमियान, अपर बाउंड के अंदर आ रही है वैल्यू, लाइक फॉर एग्जांपल अपर बाउंड की वैल्यू आ रही है 1.02 और मीन आ रहा है 0.95, तो वो 1.2 के अंदर ही आएगा ना 0.95, तो इसका मतलब है ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है। यानी ये जो हम कह रहे थे कि मीन ऑफ ग्रुप वन इज़ ग्रेटर देन मीन ऑफ टू, ऐसा नहीं है, ग्रेटर नहीं है। अच्छा, नॉन इन्फीरियरिटी डिटरमिन इफ द ग्रुप टूज मीन्स इज नो मोर देन सर्टेन अमाउंट पावर ऑफ ग्रुप वन मीन्स कि हम ये कह रहे हैं कि दोनों ड्रग जो है अगर उनका कंपेरियर किया गया है तो ग्रुप टू जो है वो नॉट इन्फीरियर टू ग्रुप वन, यानी उससे कम नहीं है लेकिन उसी के जैसा है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मीन वन माइनस मीन टू ग्रेटर देन इक्वलेंट टू ग्रेटर देन एन इक्वलेंट, और मीन वन माइनस टू इज लेस देन इक्वलेंट। एग्जामिन द बाउंड्री ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल टू सी इफ इट क्रॉसेज द नॉन इन्फीरियरिटी मार्जिन, यानी इसमें भी कॉन्फिडेंस इंटरवल में हम देखेंगे कि कैलकुलेट करने के बाद मीन की वैल्यू जिसकी भी हम चेक कर रहे हैं ग्रुप टू की, अगर वो उसके दरमियान में लाई कर रही है तो फिर ये हमारा हाइपोथेसिस सही साबित हो जाएगा कि हाँ दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ना कोई लेस है ना कोई ग्रेटर है। वैसे भी ये बता रहा है कि कोई डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस, और ये कह रहा है डिफरेंस, यस देयर इज ए डिफरेंस, यानी नल हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस। तो ये जो था कंप्लीट हो गया हमारा एक लेक्चर, और अब इसको प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट दैट वी विल डिस्कस फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।